सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम भगवान मिश्रा है। आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आईएएस फॉर श्योर बाय भगवान सर। और इस यूट्यूब चैनल की मदद से मैं आपकी यूपीएससी की जर्नी को आसान बनाने के लिए आया हूँ। क्योंकि कई दफ़ा जब हम लोग प्रोफेशनल सेटअप पे होते हैं और फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं तो वहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें जो बियॉन्ड द इंस्टीट्यूट हम मदद करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की, ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए, वो नहीं हो पाता है। तो उन सभी गैप्स को फिल अप करने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, जिससे मैं आपसे, आप सभी लोगों से रेगुलर बेसिस पे रूबरू हो पाऊँ, क्योंकि आप सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सभी लोगों की को अगर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाऊँ, और जितना हेल्प कर पाऊँ उतना ही आपका भी समम बोनम अचीव होगा और मेरा भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो दोस्तों, आज का जो यूट्यूब का जो वीडियो है, वो उसका जो टॉपिक ये होने वाला है कि जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सारे जो कंसोलिडेशन होते हैं, सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या नैक्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में, जो भी रूल्स, क्या रूल्स वर्क करते हैं यूपीएससी में, क्या ओके, आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्यों, चूंकि ये, हाँ, तो अब ये शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और अब लिखता हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो एक सेकेंड। अच्छा, तो इसने अभी भी नहीं पकड़ा है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कहीं लिखना पड़ेगा। और एक सेकेंड। तो इसको हम लोगों ने ये किया और इसको रेड कर देते हैं, ताकि रेड एक अच्छा कलर माना भी जाता है। और इसको थोड़ा सा हम लोग थिक करेंगे। दिस इज गुड। तो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि what we are going to see or learn in this particular video. So today we are going to see various rules, various frameworks, or various consolidations consolidation with respect to all the rules, tips, tricks, whatever those things that we have already seen in our formal lecture, उन सभी चीजों का आज हम लोग फाइनल कंसोलिडेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, नॉर्मली हेल्प करते हैं इन आवर दिस जर्नी टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब आप ये सारे रूल्स आप देख रहे हैं तो आपको ये भी थोड़ा समझना है कि you have to trust the process, you have to trust the process। और this is what being called as rule of rule। मतलब सभी रूलों का रूल क्या है कि आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। और हमेशा ये याद रखना है कि ऑल द रूल्स, वॉट एवर जो नैक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो तभी वर्क करता है जब आपको ये याद रखना है कि जब आपका एब्सोल्यूट मास्टरी है किस पे, आपके बेसिक नोट्स पे, पीवाईक्यूज पे आपकी बेसिक मास्टरी है। आर यू गाइज गेटिंग और नॉट? कि आपका क्या होना चाहिए, आपकी मास्टरी होनी चाहिए बेसिक नोट्स, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर फ्रॉम एनी वन सोर्स में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूं। तो किस किस चीज में? बेसिक नोट्स, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर फ्रॉम एनी वन सोर्स। इसको एटलीस्ट आप 2 से 3 बार कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक नैक आ जाता है। और तब आपको ये सारी चीजें, आपको जो मैं कह रहा हूं वो सब चीजें आपको समझ में आएंगी, और ये कैसे अप्लाई होंगी वो मैं अभी इस लेक्चर में बताने वाला हूं। और सबसे बड़ा जो चीज है जो हमें नॉर्मली वी हैव टू रिमेंबर is that you have to first apply the knowledge and then these knacks, because these knacks, ये जो knacks हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, these knacks are some of those principles that I have learned। और जो नॉर्मली इस प्रोसेस के दौरान जब आप बहुत ज़्यादा इनग्रेन होते हैं इस प्रोसेस में, तब आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, उन टिप्स, ट्रिक्स और ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है। तो वी हैव now all of these tips, tricks will be working, but they will be working for only those who have done all of these aspects। ये सारी चीजें जिन्होंने की हैं उन्हीं के लिए हेल्प करती हैं। तो कोशिश करना है कि आप बेसिक नोट्स, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर फ्रॉम एनी वन सोर्स, उसके लिए उसमें आप अपना मास्टरी करके रखेंगे।
उसके बाद दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और मैंने अभी ये जो टेलीग्राम चैनल है और ये जो यूट्यूब चैनल है मैंने अभी बनाया है, मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए इस टेलीग्राम चैनल पे थोड़ा सा। ओके, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा जा रहा है, इसको कैसे करना होगा। यस, तो मैं इसको देखता हूँ कि क्या है। तो इसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसमें हम लोग डेली बेसिस पे मुखातिब हो पाएंगे। और ये है चैनल जो कि टेलीग्राम चैनल है, और यूट्यूब का चैनल है IAS फॉर श्योर बाय भगवान सर। ये टेलीग्राम चैनल है। तो अगर मतलब कि इफ़ यू आर सीरियस स्टूडेंट्स और आप अपने प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा सा सुगम बनाना चाहते हैं और सिंपल बनाना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस चैनल। नाउ लेट्स गेट इनटू द रियल बिजनेस गाइस। तो अगर आप देखते हो कि पास्ट ईयर के जो कट ऑफ रहे हैं, तो 2015 से अगर मैं ट्रैक डाउन करूं तो 2015 में द कट ऑफ वाज अराउंड 107.34। 2016 में इट वाज अराउंड 2016 में कितना था? 2016 में 116 था, क्योंकि इस साल बहुत सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि PT 365 किसी भी करंट अफेयर के मटेरियल से आप करके गए होते तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो गई होती। 2017 का अटेम्प्ट 2018 में 98, 2017 में 105.34 है, 2018 में इट इज अराउंड 98, 2019 में 98, 2020 में 92, 2021 में 87.44, 88। 2023 का जो पेपर था वो एक्चुअली में थोड़ा टफ था। 2023 का जो पेपर था इट वाज एक्चुअली लिटिल बिट टफ, एंड देयर बाय ये वाला जो एस्पेक्ट है वो भी आप देखेंगे कि इसमें कट ऑफ में 75.41 आया है। 2024 में 87.98 और 2025 में 92.66, जो कि क्लियरली ये दिखाता है कि अगर आप ये क्लियरली देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑल ऑफ दीज ये जो कट ऑफ हैं, ये जो कि शो करते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारा कट ऑफ कितना जाता है। हमारा कट ऑफ जाता है लगभग 90 से 95 के दौरान, मतलब 90 टू 95 एवरी ईयर। सो एवरेज कट ऑफ होवर्स अराउंड 90 टू 95 एवरी ईयर। सो आपको अगर आप देखते हो तो आपको कितने क्वेश्चन अगर इस मार्क्स के ऊपर अगर मैं कहूँ 90 टू 95, 90 टू 95 कट ऑफ जा रहा है, और इससे ऊपर अगर आप मार्क्स पाना चाहते हैं या फिर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कट ऑफ निकालना चाहते हैं जो कि इससे लगभग 20 मार्क्स ऊपर होगा, लगभग 110 के अराउंड, अगर ये मार्क्स पाना चाहते हैं तो लगभग आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, दैट लेट्स ट्राई एनालाइजिंग। दोस्तों अगर मैं देखूं और ये क्वेश्चन नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में रहता है कि सर अगर अगर हमें 110 के अराउंड मार्क्स चाहिए, 110 के अराउंड, देखो 110 वुड बी अ सेफर रेंज, और मैं वही रेंज लेके चलता हूं। नॉर्मली मैं क्लासेस वगैरह में भी यही सिखाता हूं कि आपको हमेशा हायर मार्क्स को टारगेट करना है। यू कैन नॉट बी देयर इन दैट बॉर्डर लाइन रेंज। उससे क्या होता है कि ये पता नहीं इतना अच्छे से मिट नहीं पाया, और यस, तो उसके लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आपने बेसिक नोट्स और अगर आपने पी वाई क्यूज बेसिक नोट्स और करंट अफेयर किया है फ्रॉम एनी वन सोर्स, और इसको 2-3 बार अगर आपने रिवाइज किया है, तो यू आर इन दैट रेंज। 2-3 टाइम्स अगर आपने कर लिया है तो यू आर इन दैट रेंज वेयर वेयर क्या होता है कि आपके पास में एक 30 क्वेश्चन, एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस में यू विल बी वेरी वेरी श्योर। कितने क्वेश्चंस में? एट अ 30 क्वेश्चंस यू विल बी वेरी वेरी श्योर, और वो 30 क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। वो मतलब देयर विल बी 90% एक्यूरेसी, 90%, मोर देन 90% एक्यूरेसी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इसमें आप यू आर फीलिंग योरसेल्फ वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड आपने वो चूज किया, पिक किया, और उसके बाद आपने उसको अटेम्प्ट किया, तो मे बी दैट क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल, और सभी के लिए वो आसान क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी नॉर्मली भी 30 से 35 क्वेश्चन हर साल, और जैसा ट्रेंड चल रहा है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हर साल वो ऐसे डालती है जिसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आई होप यू गाइज हैव गॉट दिस। आप सभी को समझ में आया होगा, ये आपको ये जो भी मैं चीजें समझा रहा हूँ वो समझ में आया होगा। तो कोशिश करना है कि एक सेकंड गाइज, तो मैं अच्छा हाँ, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं ऊपर बढ़ता जाता हूँ, है ना।
हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो अच्छा ठीक है, तो मुझे कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो अब अगर मैं कहूँ कि यस यस, तो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि इफ यू हैव फॉलोड द प्रोसेस, इफ यू हैव फॉलोड द प्रोसेस, यू विल बी एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। एंड अगर मान लीजिए, अगर आपने टोटल, मैं ये कहता हूं कि अगर आप बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं, तो बहुत कम अटेम्प्ट करेंगे तो भी जो मार्क्स हैं वो भी मतलब कि उतने नहीं आएंगे जितना आपके एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसमें कितना भी कुछ कर लीजिए 20 क्वेश्चन तो आपके गलत होते ही होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। मतलब कितना भी एक्यूरेसी है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो अगर मैं कहूं कि 85 क्वेश्चंस के अराउंड है, अगर आप 85 क्वेश्चंस के अराउंड अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें मैं ये मान के चला कि 30 क्वेश्चन आप सही कर दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन जो श्योर शॉट वाले 30 क्वेश्चन हैं जो सभी लोग सही करेंगे, उसमें कोई गलती नहीं हो रही है आपसे। और मैं कह रहा हूं बाकी बचे हुए क्वेश्चन, मतलब कि 27 और 28, मान लीजिए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि 50-50 क्वेश्चन आपके सही होंगे और गलत होंगे, है ना। मतलब कि मैं कहूं कि 85 बचा, तो 85 है, और इसमें से 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं, बचे कितने क्वेश्चन? 55। अब इस 55 में मैं कहता हूं कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्क किया तो 27 क्वेश्चन आपके सही हुए, 28 क्वेश्चन आपके गलत किए आपने, तो उसमें भी करेक्ट कितना हो गया? 30 प्लस 27 कितने हो गए? जो सही क्वेश्चन हैं 57 हो गए, और जो गलत हो गए वो 28 हो गए, वो यहां पर आ गया। एंड देयर बाय अगर आप इसको काउंट करोगे मार्क्स के टर्म्स में, इट विल कमिंग अराउंड 95.33। ऐसे सिमिलरली अगर मैं कहूं कि 90 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया, और ये मैंने मान के चला कि 30 क्वेश्चन आपके सही ही हैं, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं कहूं कि 30 क्वेश्चन आपने श्योर शॉट अटेम्प्ट कर दिए, 90 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तो बचे 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपके मान लीजिए सही हो गए, 30 क्वेश्चन आप मान लीजिए आपके गलत हो गए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार, तो इन दो को मिला के 60 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। आपके मार्क्स बनेंगे लगभग लगभग 100 मार्क्स। और अगर मैं कहूं 95 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए, अगर 30 क्वेश्चन आपने श्योर शॉट वाले सही किए हैं, 32 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 33 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो टोटल कितने हो गए इन दोनों को मिलाकर के? जो सही क्वेश्चन हुए हैं वो 62 और गलत कितने हुए? 33, और टोटल मार्क्स बन जाएंगे आपके 102 नंबर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर 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 आपने बेसिक चीजें, बेसिक नोट्स, पीवाईक्यूज और करंट अफेयर किया है और बार बार रिवाइज किया है उसको, अपने पीवाईक्यूज पे मास्टरी करी है, तो आई विल बी लैंडिंग अप समवेयर हियर। तो कोशिश, और जितना आप अटेम्प्ट करेंगे आपके मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उसको हम कम करेंगे थ्रू दीज रूल्स, दीज नैक्स। इन नैक्स की मदद से हम इसको क्या करेंगे? will be trying reducing these incorrect questions। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो नाउ फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 95 क्वेश्चंस है, 95 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किया, 30 क्वेश्चन आपके सही हुए, और अगर मैं कहूं कि 30 क्वेश्चन सही हुए अगर आपके, एक सेकेंड, यस, तो ये अब कलर चेंज करते हैं, देखते हैं दोस्तों। कलर चेंज करने में, क्योंकि जीवन भी रंगीन रहना चाहिए, जीवन भी आपका रंगीन रहना चाहिए, वैसे ही हम लोग इस को भी एक बार कलरफुल बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी गादी हो गई है। एंड देयर बाय लेट्स ट्राई चेंजिंग कलर आल्सो, लेट्स फिल द कलर्स इन आवर लाइफ बाय चूजिंग ब्लू कलर। यस, एंड देयर बाय इफ यू सी कि अगर मैं ये देखता हूं कि जो करेक्ट, अगर मैं कहता हूं कि 30 जो शॉर्ट शॉर्ट वाले क्वेश्चंस हैं, और बचे हुए क्वेश्चंस कितने हैं, मान लीजिए मैं कहता हूं कि टोटल 65 क्वेश्चन बच गए, तो 35 क्वेश्चन सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हुए, तो टोटल 65 सही हुए, 30 क्वेश्चन गलत हुए, और उस तरीके से आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं? 110 बन रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि थोड़ा अटेम्प्ट अगर आपने और बढ़ाया, मान लीजिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यू विल बी लैंडिंग अप समवेयर हियर। आपको यहां तो रहना ही पड़ेगा, इस जगह पे आपको रहना ही पड़ेगा, इफ यू वांट टू क्लियर कट ऑफ। एंड देयर बाय मैं कहता हूं 30 शॉर्ट हैं, 40 सही किया आपने, 30 गलत किया, और फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सही जो है वो 70 है, और गलत जो है वो 30 है। टोटल क्वेश्चन कितने 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 मार्क्स आपके बनेंगे? इट विल बी कमिंग अराउंड 120 मार्क्स। द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, दोस्तों क्या है मोरल ऑफ स्टोरी? कि ये है मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि अगर आपकी बेसिक नोट्स और पीवाईक्यूज और करंट अफेयर पे मास्टरी है, तो 30 क्वेश्चन आपको यूपीएससी हर किसी के लिए देता है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर देते हैं, कर सकते हैं, और इस पे आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और बचे हुए जो जो क्वेश्चंस हैं
उसमें अगर आपने ये नैक्स की मदद से अगर आप कोशिश कर पाए कि आपने लगभग 50-50% की एक्यूरेसी भी लेके आए, तो आप बहुत ही कंफर्टेबल रेंज में रहेंगे। मैं नॉर्मली कहता हूं कि ये जो नैक्स है वो 70% में अप्लाई होगा, मतलब 70% मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर रहा हूं तो इन 7 क्वेश्चन इट विल बी अप्लाइंग एंड 3 क्वेश्चन में मे बी अप्लाई नहीं हो। लेकिन मेरा टारगेट मतलब कि अगर 70% कर दिया तो मतलब क्या हुआ कि मैं इस परसेंटेज के रेंज से तो कहीं ज्यादा ही हूं मैं, और ये मैंने कम से कम बोला है, 70% तो रहेगा ही रहेगा, तो मैं इससे तो ज्यादा ही रेंज में रहूंगा। इसलिए दोस्तों दीज नैक्स दीज रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही हेल्पफुल भी है। तो कोशिश करना है कि इन नैक्स पे अपनी मास्टरी बना के रखो, और इसी बात पे इसी चीज को लेकर के हम लोग इन्हीं फिलॉसफीज को ट्रस्ट करते हुए लेट्स मूव अहेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिफोर बिफोर वी मूव अहेड दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है IAS फॉर श्योर बाय भगवान सर। IAS फॉर श्योर बाय भगवान सर, ये यूट्यूब चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग की मदद हो सके, और जो बियॉन्ड द इंस्टीट्यूट और बाकी सारी चीजें ऐसा जहां पर आपको आपको आपकी प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, और उसके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। तो कोशिश करेंगे कि इस यूट्यूब को ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और डू सपोर्ट मी एज वेल क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव मेड दिस चैनल। आई जेन्युइनली फील दैट कि जो भी चीज़ मैं करूँ उसमें आप लोग का भी सपोर्ट रहे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर all of us, right? So yes, so now let's start with one of the most important rule कि यूपीएससी हमेशा सच के आसपास का झूठ बोलता है। क्या बोलता है? यूपीएससी हमेशा सच के आसपास का झूठ बोलता है। मतलब वो आपको हमेशा मतलब ऐसा क्लोजली लिंक्ड चीजें बताएगा, क्लोजली लिंक्ड चीजें बोलेगा। जैसे एक क्वेश्चन था, अर्थर वेलेस्ली लिख दिया था और विलियम वेलेस्ली एक्चुअली में था, क्योंकि फोर्ट देयर वाज वन सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट जो बनाया गया था विलियम वेलेस्ली के द्वारा, और वो उसके बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया था, और उसमें उन्होंने अर्थर वेलेस्ली लिख दिया था। अर्थर वेलेस्ली लिख दिया था। क्या लिख दिया था उन्होंने? अर्थर वेलेस्ली। नाउ अर्थर वेलेस्ली जब उन्होंने लिख दिया था, तो अब आप लोग को ऐसा लगेगा कि भाई ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, ये क्वेश्चन मान लीजिए कहां से पूछ लिया, लेकिन वो एक्चुअली में क्या हुआ कि दैट वाज कि सच के आसपास का झूठ बोलता है यूपीएससी, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि नॉर्मली आपको थोड़ा सा देखना है कि यूपीएससी हमेशा क्लोजली लिंक्ड फॉर्मेट में वो क्वेश्चन बनाता है और वो ऑप्शन सेट करता है। तो कोशिश करेंगे कि यू हैव टू कीप योर विजिलेंस, कि यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल वो क्लोजली लिंक्ड स्टेटमेंट देगा, क्लोजली लिंक्ड चीजें देगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा हुआ है और मे बी यही आंसर होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली में वो आंसर होता नहीं, राइट? Second, very very important rule is wider statements have more probability to be correct and lesser, that is narrower statements have lesser probability to be correct. क्या है ये रूल? क्या है दोस्तों? ये रूल है कि वाइडर स्टेटमेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और ये जिसने ट्रेन कर लिया अपने आप को, मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग, चूंकि अभी सिर्फ 33 दिन बाकी हैं, कितने दिन बाकी हैं? 33 डेज आर बीइंग लेफ्ट, और इस टाइम पे अगर आपको ये सारे प्रिंसिपल्स पे अगर आप अपने आप को ट्रेन करते हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि आपके 20 से 30 नंबर कम से कम तो बढ़ने ही वाले हैं, देयर बाय विल बी गेटिंग इनटू दैट लिस्ट, राइट? एंड देयर बाय विल बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर योर मेंस एग्जामिनेशन, जहां मैं आपके एथिक्स में आपकी हेल्प करूंगा, और गवर्नेंस में मैं आपकी हेल्प करूंगा, और इंटरनल सिक्योरिटी में आपकी मैं हेल्प करने वाला हूं, right? So wider statements have more probability to be correct, and that is narrower statements have less probability to be correct. So this is the second rule we have seen। अपने आप को ये ट्रेन करना है कि फॉर एग्जांपल जब भी यूपीएससी वाइडर कनोटेशन में कोई चीज पूछता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सही होती है, सही होने की सही होती, मतलब कि दैट इज देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी टू बी इट टू बी करेक्ट, एंड इफ इट इज मेकिंग द स्टेटमेंट specific by using some sort of data or any other factual details, the probability of it getting wrong would be very very high. Is that clear? Right. Now let's see the third rule is in history question generally contributors to the Indian struggle freedom, that is Indian freedom struggle के जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको यूपीएससी हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था, राजा राम मोहन रॉय वाला क्वेश्चन पूछा था, और उसमें उन्होंने पॉजिटिव लाइट पे दिखाया था राजा राम मोहन रॉय के
उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए थे, तो वो लोगों ने उस क्वेश्चन को गलत किया ये सोच करके कि शायद कुछ उन्होंने लूप होल क्रिएट किया होगा, लेकिन नहीं, यूपीएससी हमेशा कंट्रीब्यूटर्स टू द इंडियन स्ट्रगल फ्रीडम उनको हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखते हो स्वदेशी मूवमेंट जो कि 7 अगस्त 1905 को सेलिब्रेट होता है, इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज हैंडलूम डे। यहाँ पर भी यही लॉजिक लग रहा था, यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा था, यहाँ पर भी वही लॉजिक लग रहा था कि 7 अगस्त 1905 इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल हैंडलूम डे, और उसमें उसको स्वदेशी मूवमेंट से रिलेट करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एंड देयर बाय हमेशा ये याद रखेंगे कि इफ देयर इज अ कंट्रीब्यूशन being done by those contributors, so you'll be always remembering this, that UPSC always put these contributors in a positive light, and we have to understand, अगर आपको इसके बारे में और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टुडे द क्लास इज मोर अबाउट टेलिंग अबाउट ऑल द रूल्स। अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इन रूल्स के बेसिस पे, तो डू मेंशन कि इट दिस पर्टिकुलर वीडियो हैज हेल्प्ड यू, और आप ये भी मेंशन करिए कि आप एक और वीडियो चाहते हो, और भी वीडियोस चाहते हो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग these rules in format of questions, right? और दूसरा जो इसी का ही सब रूल ये है, जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में ये होता है कि नॉर्मली कि अगर आप देखेंगे कि हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को यूपीएससी हमेशा निगेटिव लाइट में दिखाता है, निगेटिव कनोटेशंस में दिखाता है। तो ये भी दिमाग में रखेंगे आप लोग कि ब्रिटिशर्स को हमेशा ही, मतलब दिस इज 100% रूल, हमेशा ही यूपीएससी ने अभी तक जब भी पूछा है उन्होंने निगेटिव लाइट पे ही पूछा हुआ है। तो कोशिश करना है कि निगेटिव लाइट पे ही आप अगर वो देख रहे हैं तो इस चीज को आप दिमाग में आप रखेंगे। और हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस में ना एक चीज और होती है दोस्तों, वो क्या होती है, उसके लिए रूल नंबर 4 है कि अगर अगर आपने मतलब कि बेसिक नोट्स किए हैं, अगर आपने बेसिक नोट्स किए हैं और पीवाईक्यूज पे किए हैं, तो क्वेश्चन पीवाईक्यूज पे अगर आपकी मास्टरी है, मास्टरी मतलब कि अगर आपने 2-3 बार खत्म कर दिया है, अगर आपकी मास्टरी है, तो क्या होगा कि अगर बेसिक नोट्स और पीवाईक्यूज किए हैं तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी डायरेक्ट, क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी डायरेक्ट। बट अगर आपने कभी कहीं पढ़ा नहीं है, तो ये दिमाग में रखना, उस क्वेश्चन को छोड़ने से बेटर है पहले एक बार देख लो, तोड़ करके देख लो, बिकॉज यूपीएससी हमेशा क्लू देता है, और अगर आपको वो क्लू मिल गया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। देखो ये यूपीएससी के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो जो पेपर आपका सेट कर रहे हैं, दे हैव दिस माइंडसेट कि वो चाहते हैं कि एक अवेयर्ड इंसान को सिलेक्शन, मतलब कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए। वो किसी रट्टू तोता कभी नहीं चाहते हैं कि भाई वो सिर्फ क्रैम कर रहा है चीजों को विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, और वो चीजें करता है, तो उसके लिए वो प्रोसेस को उन्होंने डिजाइन नहीं किया। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, sedition has become my religion, sedition has become my religion, if you see this, sedition का मतलब ही होता है violation of law, और जो कि उन्होंने ऐसा ऑप्शन सेट ही किया, publicly violating salt law at Dandi, publicly violating salt law at Dandi, and thereby second option would be correct। तो इस तरीके से यूपीएससी फ्रेम करता है अपने आंसर्स को। नेक्स्ट रूल जो है, रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5 कहता है कि अगर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस आर बीइंग अटैच्ड इन वन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल यूएनईपी, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट टू गो रॉन्ग विल बी वेरी वेरी हाई, एंड दिस इज वेरी वेरी प्रूवन फैक्ट, और बहुत सारे स्टेटमेंट से मैंने प्रूव किया था, क्लासेस वगैरह में भी प्रूव किया है। तो अगर आप लोग को चाहिए कि इफ यू ऑल्सो वांट कि यहाँ पर भी मैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूं कि तो यू प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, दैट कि सर ये इसको भी आप डिस्कस करो इन टर्म्स ऑफ कि वेयर दीज रूल्स आर बीइंग अप्लाइड, किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग दैट वीडियो फॉर यू गाइस, राइट। बट अगर आपको ये समझ में आया तो दैट इज यूएनईपी, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर इकट्ठा ये तीनों अनकनेक्टेड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, if they are connecting it and combining it together, then the probability of that statement to go wrong will be very very high guys। With that, let's come to the rule number 6। Rule number 6 says that UPSC often mixes up organization with wrong objective। मतलब ऑब्जेक्टिव सही देगा लेकिन
ऑर्गेनाइजेशन गलत दे देगा, क्या दे देगा, ऑर्गेनाइजेशन गलत दे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दे विल बी गिविंग करेक्ट स्कीम और प्रोग्राम बट दे विल बी मेकिंग फॉर्मिंग अ रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं कहूं कि जैसे एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में पूछा था, जैसे कवच है, तो अगर आप ये कवच देखोगे, और इट इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड बाय कोलैबोरेशन विद जर्मनी। अब देखो, अब दूसरा देखो कि भाई अगर ये कवच है, कवच तो ये एक हिंदी नाम है, हिंदी नाम है, क्या नाम है, ये कि हिंदी नाम है कवच। अगर हिंदी नाम है तो भाई अगर इंडिया के साथ में किसी ने कोलैबोरेशन किया है तो उसका भी नाम होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि ब्रह्मोस, ब्रह्मोस है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा और मुस्कावा, ब्रह्मपुत्रा रिवर और मुस्कावा रिवर को मिला करके ब्रह्मोस बनाया है उन्होंने, जो कि रशिया और इंडिया और रशिया के दो रिवर्स के नाम को जोड़ करके एक रिवर बनाया, मतलब एक क्वेश्चन बनाया उन्होंने। तो दैट इज इफ टू स्टेटमेंट्स आर बीइंग टू, मतलब कि अगर दो कंट्रीज को जोड़ करके उन्होंने अगर बनाया है, तो ऑब्वियसली इसमें दूसरा नाम भी होना चाहिए, कवच के साथ में कुछ और भी जर्मन नाम भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल। देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन क्या है कि अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, किसके द्वारा मीडिएट किया गया है, सऊदी अरेबिया के द्वारा, एंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। देखो अरब पीस इनिशिएटिव, ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि दो कंट्रीज का नाम दे दिया, अरब पीस इनिशिएटिव है। अब ये आप देखोगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग रॉन्ग वुड बी वेरी वेरी हाई। जैसे मैं कहूं कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इंडियन सैनिटेशन कोएलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन, इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें क्या है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दो दो ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने यूज किया है। और ओके, ये मतलब कि ये वाला जो है ये ऐसा करने के लिए है। अच्छा, ओके 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 ओके, सो दिस इज गुड, दिस इज गुड। मुझे अब समझ में आया कि इस मेरे पेन का भी फंक्शन है, जो ये पेन का फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म होता है, बहुत बढ़िया। तो यस, तो अभी देखो ये दो ऑर्गेनाइजेशन इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को यूज किया, मतलब कि दैट इज नॉट कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर मैं कहूं कि दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यूज किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड देयर बाय दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। फॉर एग्जांपल 2000, ये जो क्वेश्चन था 2000, मान लीजिए कि इट वाज देयर इन 2022 का क्वेश्चन है, और अगर क्वेश्चन नंबर 74 है, और अगर मैं ये देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिमाग में रखना है वो है, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। तो इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखो दो वाटर क्रेडिट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, एंड देयर बाय टू इंटरकनेक्टेड स्टेट, दैट इज दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर कंबाइंड टुगेदर, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट गेटिंग रॉन्ग वुड बी वेरी वेरी हाई। एंड विद दैट लॉजिक वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, एंड देयर बाय वी हैव अंडरस्टूड दीज प्रिंसिपल्स। गाइस, ये अगर आपको समझ में आया है तो यू डू लाइक दिस वीडियो, आपको प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को। और इसको हम लोग कहते भी हैं कि CTA, कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चूंकि मैंने अभी नया नया चैनल बनाया है, और अगर आप लोगों को अगर ये चीज हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप इसका प्रूफ भी देखते हो दोस्तों, तो प्रूफ में यू विल बी फाइंडिंग कि देयर आर वेरियस, 2025 में ये प्रिंसिपल को लगभग दो बार, मतलब दो क्वेश्चन पूछा गया था, और दो के दोनों में ही ये रूल अप्लाई हो रहा था, मतलब 100% टाइम ये रूल अप्लाई हो रहा था। एंड देयर बाय क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 82 पूछे गए थे, दोनों ही क्वेश्चंस में ये रूल अप्लाई हो रहा था। 2024 में मतलब कि अगर आप देखोगे कि यूल बी फाइंडिंग कि दो क्वेश्चन पूछे थे जिसमें एक क्वेश्चन सही था, एक क्वेश्चन गलत हुआ, और तो तब भी आप नेट पॉजिटिव आ गए थे, 50% टाइम्स आपका क्वेश्चन सही हो गया था। 2023 में ये रूल था कि भाई एक क्वेश्चन सही एक क्वेश्चन गलत, और दो क्वेश्चन ना टोटल स्टेटमेंट थे दो, एंड देयर बाय 50% प्रोबेबिलिटी, एंड देयर बाय क्वेश्चन नंबर 94 में अगर आप देखेंगे तो दिस वाज एप्लीकेबल, एंड देयर बाय यू विल बी फाइंडिंग दैट कि दिस हैज बीन एप्लीकेबल टू द 50 टू मोर देन 50, 85 एंड 100% ऑफ दोस टाइम्स, एंड देयर बाय अगर आप फंस गए हो तो यू कैन ऑलवेज हैव दिस रूल एज योर बैकिंग, राइट।
सो नाउ इफ यू सी हियर कि 2020 में, इफ यू सी 2020 में नो क्वेश्चन वर आस्क्ड वेयर दिस क्वेश्चन कुड बी अप्लाइड, राइट, बट इन द नेक्स्ट ईयर टोटल 7 क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड, 7 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 6 बार ये रूल अप्लाई होता है, एक बार रूल अप्लाई नहीं होता है, एंड देयर बाय क्वेश्चन नंबर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. डू चेक दीज क्वेश्चंस एंड यू विल बी फाइंडिंग दैट दिस रूल इज very very powerful. Now on that, let's on that note let's move ahead with the question, that is rule number 7. Rule number 7 क्या कहता है? Rule number 7 कहता है कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो उसी में से, उन्हीं कॉन्ट्राडिक्टरी में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा, कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा, उन्हीं दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक आंसर होगा. इज दैट क्लियर? अगर दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, दो अपोजिट स्टेटमेंट हैं, दो अपोजिट स्टेटमेंट हैं, तो आंसर उन्हीं दोनों में से कोई एक होता है. दैट इज फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड स्टेटमेंट था वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश because of the ratio of total population of total number of elected seats in the पुडुचेरी is greater as compared to the अरुणाचल प्रदेश. एक रूल ये भी है दोस्तों, इसमें तो मान लो कि अब देखो एक, अब ये वाला जो रूल है वो ऐसा वर्क हो रहा है कि अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा गंदा सा दिखने लग गया है, तो मैं इस शीट को थोड़ा सा साफ सुथरी बनाने की कोशिश करता हूं. क्या करते हैं कि एक नया कलर से यूज करें क्या? आप लोग क्या बोलते हैं? एक नए कलर से लिखते हैं. मेरा भी मन है कि लेट्स फिल आवर लाइफ विथ ब्यूटीफुल कलर्स एंड लेट अस टेक ग्रीन कलर दिस टाइम. यस, नाउ इफ यू सी कि एक को स्टेटमेंट बोलता है कि एक बड़ा स्टेट है एमपी और उसका वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, छोटा स्टेट है. दूसरे वाले में क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ दैट इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज ग्रेटर देन अरुणाचल प्रदेश. अब देखो ये दोनों रिलेशन क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है. वेरी गुड, वेरी गुड. अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा और कोई एक गलत होगा, राइट? और अब ओनली टू, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर में आपको पता नहीं होना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें सिर्फ ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर और आपका आंसर आ जाएगा. मे बी ऐसा स्टेटमेंट पूछ ले 1 2 1 2 3 2 3 इस तरीके के सेटअप में पूछ ले. तो अगर आप देखोगे जब आपको ऐसे दो स्टेटमेंट दिए हो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए हो और दूसरे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी चाहता ही नहीं है इसमें रिस्क लेना, वो स्टेटमेंट को सही बनाने की कोशिश कर रहा है. अगर वो बहुत लंबा स्टेटमेंट फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो यूपीएससी उसको चाहता है कि वो सही स्टेटमेंट रहे और किसी भी एस्पेक्ट में वो स्टेटमेंट गलत ना हो. और यही लॉजिक यूपीएससी ने लगाया है हियर आल्सो, एंड देयरबाय यू विल बी फाइंडिंग दैट कि those contradictory statements, in those contradictory statements, one of those statement is definitely correct and one of those statements is definitely wrong. So we have understood these 7 rules, और मुझे लगता है कि आप लोग को ये 7 के 7 रूल्स समझ में आए. अगर आपको किसी चीज में डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मैं हर एक कमेंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ करके आई विल बी रिप्लाइंग दोस कमेंट्स, और आप लोग के कमेंट मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, तो जरूर आप इन कमेंट्स को करें. और मतलब डू लेट मी नो कि हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस वीडियो, क्या है आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, और यू शुड बी टेलिंग दैट एस्पेक्ट आल्सो in the comment section. Now coming to the next very powerful rule, question that is rule number 8. Rule number 8 क्या कहता है दोस्तों? Rule number 8 कहता है कि if remote data has been given without giving name of the organization, then मतलब कि without giving name of the organization and name of the report as well, name of the report. तो देखो एक सेकंड, अरे भाई रुक जा. Yes, organization and report, then probability of it going wrong will be very high. मतलब अगर कोई रिमोट डाटा दिया है और उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी गलत होने की बहुत ज्यादा है. जैसे कि अगर मैं कहूं कि वर्ल्ड हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट एयर क्वालिटी इन इंडिया बहुत खराब है. मतलब कि उसने मेंशन किया, रिपोर्ट मेंशन किया और उसने डाटा मेंशन किया, कोई डाटा मेंशन किया, और लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन से साल में थी, कौन सी रिपोर्ट है, कौन से साल में बताया ही नहीं. तो उस रिपोर्ट की, उस डाटा की गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूपीएससी खुद ही टेंशन नहीं ले रहा है. बिकॉज इफ दैट डाटा विल बी चेंज्ड, मान लो कि अगर मान लो वो ईयर चेंज हो जाता है,
तो the data will be changed and thereby the probability of it getting wrong will be very high, और यूपीएससी will never take risk on themselves कि भाई आप जाओ कोर्ट में and thereby ask questions कि भाई क्यों आपने ऐसा गलत स्टेटमेंट फ्रेम किया है। yes or no? yes. now for example, लेकिन अगर मान लो कि अब उसी रिपोर्ट भी दी है और ईयर भी दिया हुआ है और फिर एक स्टेटमेंट उसमें डाटा दिया हुआ है, देयर बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट गेटिंग करेक्ट वुड बी वेरी हाई। जैसे अकॉर्डिंग टू यूएन, जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एक सेकेंड According to the UN Water Development Report 2022, India extract more than a quarter of world's groundwater withdrawal each year। ये स्टेटमेंट सही होगा, क्यों? क्योंकि दे हैव गिवन विच ईयर, कौन सी रिपोर्ट और क्या है डाटा। तो अब जब ऐसा अगर उन्होंने स्टेटमेंट फ्रेम किया, द स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, राइट। तो मतलब क्या है दोस्तों, मैंने इसको अगर समराइज करना चाहूं कि इफ रिमोट डाटा इज बीइंग गिवन विदाउट एनी ईयर और mentioning of those report, then the probability of the statement getting wrong would be very high. If they have mentioned the report, data and year, then the probability of that statement would going correct would be very high. I hope it is clear. Now coming to the rule number 9. Rule number 9 says कि data, fact, year mostly wrong होते हैं। जैसे रैंडम डाटा पूछ लिया 2023 में कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 32% या फिर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब ये स्टेटमेंट गलत होगा, कौन से डाटा के अनुसार, मतलब कि कौन से ईयर के अनुसार, कौन से मतलब आपको उनको एक रेफरेंस पॉइंट बताना होगा, एंड देयर बाय दिस स्टेटमेंट वुड बी कमिंग एज रॉन्ग गाइस। तो क्योंकि और ये वाला जो रूल है वो उसी रूल की तरह है कि दैट इज दे नॉर्मली यूज डाटा, फैक्ट और ईयर to make the statement limited, specified or narrower, and narrower statements have lesser probability to be correct, yes। let's check statement number, मतलब rule number 10, NAC number 10। NAC जो है 10वां NAC जो है वो ये है कि ऑलवेज अप्लाई वन सब्जेक्ट का नॉलेज विद द अप्लाइड थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग अप्लाई करो, ऑप्शंस को देखो, ध्यान से ऑप्शन को देखो, उन ऑप्शन की सेटिंग को देखो, ऑप्शन की सेटिंग देखो कैसी ऑप्शन की सेटिंग है। ऑलवेज ट्राई टू सी दिस, ऑलवेज हैव दिस नोशन कि भाई एक क्वेश्चन अगर यहां पर दिया है तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर मान लो दूसरा है और क्वेश्चन नंबर 73 70 में उसका एक और हिंट दिया जा सकता है। तो हमेशा ये दिमाग में रखना है कि नेवर फिल ओएमआर इन द फर्स्ट एस्पेक्ट ओनली, मतलब थोड़ा सा देखना है, क्योंकि यूपीएससी ने कई दफा ऐसा किया कि पेपर लेटरल एस्पेक्ट्स में भी सॉल्व होते हैं, एंड देयर बाय थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड देयर बाय देन फिल दोज ओएमआर, राइट। ओएमआर को फिल करने का तरीका भी मैंने क्लास में बताया हुआ था। और इफ यू वांट टू टेल द रियल प्रोसेस ये किस तरीके से ओएमआर वगैरह भरते हैं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विल मेकिंग वन वीडियो फॉर दैट आल्सो, और वो उससे आपका वो प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, राइट। तो दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम चैनल IAS फॉर श्योर बाय भगवान सर, IAS फॉर श्योर बाय भगवान सर। इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, बहुत सारे और भी जो एस्पिरेंट हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, दे आर स्टडिंग वेरी हार्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी जर्नी। तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यू कैन मेक योर प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी स्मूदर, इजियर एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ मी, राइट। ओके, तो मैंने आज की क्लास में मैंने 10 रूल्स को डिस्कस किया है। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 41 रूल्स जो मैंने फ्रेम किए हैं। आज मैंने 10 रूल्स को बनाया है। मैं सिर्फ ये मेरे चूंकि ये पहली वीडियो थी, तो प्लीज डू इनकरेज मी विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग फर्दर वीडियोज ऑल्सो, ताकि मैं इस पे कंसिस्टेंट रहूं और मैं और भी वीडियोज को बनाऊं और आप लोग की हेल्प कर पाऊं। और क्योंकि नॉर्मली भी क्लासेस के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे कि मैं मतलब कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊं, लेकिन अगर आप मुझे इनकरेज करेंगे, मुझे जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूं नॉर्मली क्लासेस में, अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो आई विल बी मेकिंग रेगुलर ऑन अ डेली बेसिस वीडियो। और डेफिनेटली मैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, अगर आप कब चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो कब तक आए तो आप मुझे बताइए, और आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग वन अनदर वीडियो विथ रिमेनिंग नंबर ऑफ रूल्स जो भी हैं उनको डिस्कस करते हुए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज दोस्तों कि अब तक के जो रूल मैंने भी शेयर किए हैं, जो भी मैंने डिस्कस किया है,
उसको मैंने एक गूगल फॉर्म आप लोगों को इसमें अटैच कर दिया। गूगल फॉर्म की एक लिंक मैं यहाँ पर डाला हूँ। मैंने गूगल फॉर्म की एक लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है। उस गूगल फॉर्म को एक बार ऑनेस्टली आप भरने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आई वांटेड टू नो हु आर सीरियस कैंडिडेट फॉर दिस यूपीएससी जर्नी। क्योंकि देखो, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बंदे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। तो मेरे लिए एक फोकस्ड मैनर में एक पता हो पाएगा कि ये फोकस्ड लोग हैं जिन पे मुझे मेहनत करनी है, एंड दे विल बी ब्रिंगिंग रिजल्ट, एंड दैट इज हाउ आई ऑल्सो थिंक। तो उसको ऑनेस्टली भरेंगे और कोशिश करेंगे कि बी रेगुलर विद दीज क्लासेस। एंड मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर आप मुझे इनकरेज करते हैं तो आई बी मेकिंग these video on a regular basis. So thank you so much. We'll be meeting again with another round of lots, another round of NACs also. And on that note, let's try closing this class. Thank you so much. We'll be meeting again with next round of NACs. Thank you. Thank you so much.